नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं ज्ञान वर्मा एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ शानदार प्रश्नों के साथ भारतीय इतिहास के आया हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और यदि आपको लगता है कि नहीं प्रश्न बहुत ही शानदार हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे जो हमारे भाई बंधु हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक, तो ये बेहतरीन 10 प्रश्न हैं और ये 10 प्रश्न की जो व्याख्यात्मक जो हल कराया जाएगा निश्चित ही कम से कम 40 प्रश्न होंगे इसमें, मतलब एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न और बनते हैं। तो लीजिए आज का ये आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसमें वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी की सभ्यता के से प्रश्न लिए गए हैं। आप दोनों यहाँ देख सकते हैं कि ये वैदिक संस्कृति की जो पहचान है और ये सिंधु घाटी की सभ्यता में जो हमें मिले हुए हैं जो है खड़हर, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो आप इसी से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? 4 ऑप्शन है आपके पास। एक आपका है बनवाली, चन्हूदरो, सुत कागिंडोर, सुरकोटदा। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सुरकोटदा। इसका राइट ऑप्शन है सुरकोटदा। ठीक, सुरकोटदा इसका राइट ऑप्शन है। और आइए हम देखते हैं कि सुरकोटदा है क्या। ये देखिए सुरकोटदा की जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो हमें खुदाई में सुरकोटदा का स्थान है। ठीक, तो आइए आज का दूसरा प्रश्न, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? देखिए मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका जो एक नगर ऐसा था जो 3 भागों में विभाजित था। इसके ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका धौलावीरा। और मैं आपको बता दूं कि जो धौलावीरा है ये 3 भागों में विभाजित था। ये गुजरात जो है प्रदेश के जो कच्छ जिला है, कच्छ, ठीक, एक कच्छ जिला में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा या टिम्बा के नाम से जाना जाता है। किससे? कोटदा या टिम्बा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन था और इसी के साथ आज का ये अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन होगा। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या है? धौलावीरा। ठीक, आइए तीसरा क्वेश्चन, ये देखिए आपका धौलावीरा शानदार चित्र है। यहाँ आप देखिए ये खुदाई में प्राप्त हुए हैं जिससे इनकी पहचान है। तो ये धौलावीरा है आपका, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है? ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूँ उपवेद मुख्यतः 4 होते हैं। उपवेद की बात करें तो हम 4 होते हैं। एक आपका धनुर्वेद होता है, एक आपका शस्त्र शास्त्र होता है, ठीक, और एक आपका आयुर्वेद होता है। तो इसमें जो 3 आपके उपवेद हैं इसका मतलब ये उपवेद नहीं है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो आप समझ चुके हैं कि कौन सा होगा जो है। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका होगा जो ये है योगवेद। योगवेद कोई उपवेद नहीं होता है। ठीक, तो आइए अब हम चौथा प्रश्न, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? आप सभी जानते हैं कि वर्षा और चक्रवात जब वर्षा वगैरह होती है तो सब कहते हैं इंद्र भगवान आज बहुत जो है खुश हैं या रुष्ट हैं। अगर हमारे अनुकूल होता है तो हम कहते हैं खुश हैं, अगर हमारे प्रतिकूल होता है तो हम कहते हैं नाखुश हैं। तो जाहिर सी बात है राइट ऑप्शन आपका जो होगा इसमें पहला है हवा के, तूफान के, वर्षा, चक्रवात के, अग्नि के। इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? चक्रवात के। ये जो तीसरा ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? चक्रवात के। ये आपका जवाब होगा। 5वां क्वेश्चन, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? देखिए ऑप्शन 4 आपके दिए हैं, रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद। 4 ऑप्शन दिए हैं।
और आपको बताना है कि इसमें राइट ऑप्शन क्या है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका है शतपथ ब्राह्मण। ये है आपका राइट ऑप्शन, ठीक, शतपथ ब्राह्मण है, ये है आपका। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ। इसमें सूदखोर को, जो सूदखोर होते थे इसमें, ठीक, सूदखोर जो होते थे उनको कहा जाता था कुशीदिन। क्या कहा जाता था? कुशीदिन कहा जाता था, ठीक। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, ठीक। इसका जो राइट ऑप्शन है ऋग्वेद। कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है और बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, ठीक। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, अग्नि, मारुत, इंद्र और सावित्री। मैं बता दूं, ऋग्वेद में निहित जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है जिसे विश्वामित्र द्वारा माना जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सावित्री होगा। और इसी सावित्री देवता या सूर्य देवता भी कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में मिल जाता है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो सावित्री भी हो सकता है, सूर्य देवता भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन अगर ऐसे आ गया तो भी सही है। मान लो सावित्री आता है तो सावित्री सही है, अगर सावित्री नहीं आता सूर्य देवता आता है तो सूर्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। मैं आपको बता दूं कि जो लक्ष्मण हैं आपके, इनकी पत्नी का नाम था उर्मिला। धारावाहिक देखते हैं सब लोग। और जो शत्रुघ्न की पत्नी थी इनका नाम था श्रुतकीर्ति। क्या नाम था? श्रुतकीर्ति, ठीक, ये था। तो अब आप जानते हैं कि मांडवी राम परिवार से रिलेटेड थी, मेघनाथ की कोई बात ही नहीं की जाएगी यहाँ पर, ठीक। तो जो भरत बचे, भरत की पत्नी का नाम था क्या? मांडवी। ये है आपका सही जवाब, यानी ऑप्शन बी आपका राइट है। तो भरत की पत्नी का क्या नाम था? भरत की पत्नी का नाम था मांडवी, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस हिस्से में लोथल की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्सा है लोथल की खोज किसने की। तो आपके 4 ऑप्शन हैं। दयाराम साहनी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ज़रूर पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दयाराम साहनी, राघवदास बनर्जी, SR राव, SR बिष्ट, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा SR राव होगा। मैं आपको बता दूं, अहमदा एक ज़िला है, बहुत बड़ा शहर है, ठीक। भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जो गुजरात के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित, ठीक। जो लोथल है वो भोगवा नदी पर स्थित है और इसकी खोज सर्वप्रथम 1954 में हुई थी। 1954 में SR राव के द्वारा, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लोथल की जो है हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है वो किस नदी पर है, तो आप सीधे कह दीजिए कि ये भोगवा नदी पर है। किस नदी पर है? भोगवा नदी पर है, जो अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और इसकी खोज 1954 में हुई थी। किसने किया था? SR राव ने किया था, ठीक। आइए इसी के साथ आज का है अंतिम। ये देखिए आप लोग कितना प्यारा शहर है, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए नौकाएं चल रही हैं, ये जलमार्ग है ये, ठीक। देखिए कितना सुंदर सा घर है, लग रहा है कितना सुंदर नगर बसा है लोथल बंदरगाह। ये पत्तन है, यहाँ पर जो समुद्री जो जहाज आते हैं, बेड़े आते हैं, यहाँ से व्यापार किया जाता था, ठीक। तो ये कितना सा प्यारा, ऐसे ही प्राचीन भारत की जो विशेषताएं हैं वो आपके सामने हम लाए हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत पूछा जाना था। इसके साथ आज का अंतिम क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आपके देखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मैं बता दूं, यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी 2018 पहली पॉली में ये प्रश्न पूछा गया।
ठीक, पहला ऑप्शन है पसंदीदा शहर, दूसरा है माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह एक बाजार। ठीक, तो मैं आपको बता दूं मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने, मतलब इसकी जो खोज है वो राखल दास बनर्जी, ठीक, राखल दास बनर्जी ने किया था। वो भी कितने सन में? सन 1922 में किया था। ठीक, और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मैं आपसे बता दूं, ठीक, कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है वो आप बड़े आराम से जान जाएंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ठीक, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है माउंट ऑफ द डेड। ठीक, माउंट ऑफ द डेड यानी इसे ही कहते हैं, क्या आपने पढ़ा होगा, मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक, और यह पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। तो आज का ये भी क्वेश्चन, आज का ये अंतिम सवाल था। इसी के साथ मैं आप सभी से, ये देखिए मोहनजोदड़ो कितना प्यारा लग रहा है, टहलने का स्थान है ये। और मैं इसी के साथ कहता हूँ पुनः एक बार, अगर आप लोग नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल से बने रहिए। ये ऐसे प्रश्नों का सीरीज होता है जहाँ से लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, टेट हो, सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो इसी आशा उम्मीद के साथ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोग हमारे सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करते रहिए। अब आपको मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।